जरा सोचिए, करीब 160 साल पहले कुछ मजदूर बस एक रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे हैं और उन्हें अचानक जमीन के नीचे दबी हुई एक पूरी की पूरी सभ्यता मिल जाए। जी हां, आज हम उसी एक इत्तेफाक से हुई खोज की कहानी जानेंगे जिसने हमारे इतिहास की किताबों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। यही तो वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को इतना ज्यादा रोमांचक बना देता है। आखिर कैसे कुछ पुरानी मामूली से दिखने वाली ईंटों ने इतिहासकारों को एक बहुत बड़ी, एक शहरी सभ्यता के दरवाजे तक पहुंचा दिया। चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1856 से। माहौल कुछ ऐसा है कि पंजाब के एक इलाके में, जो आज पाकिस्तान में है, रेलवे लाइन बिछाने का काम जोरों पर है। मजदूर जमीन खोद रहे हैं, उनका ध्यान बस अपने काम पर है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जो इतिहास बदलने वाला है। और बस यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। खुदाई करते करते मजदूरों को कुछ अजीब सी, बहुत ही पुरानी पक्की ईंटें मिलने लगती हैं। उस वक्त किसी ने भी इन ईंटों पर खास ध्यान नहीं दिया और ना ही कोई इनका महत्व समझ पाया। रेलवे लाइन का काम चलता रहा। वो लोग ये नहीं जानते थे कि ये ईंटें एक पूरी खोई हुई दुनिया की पहली झलक थीं। तो अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ कुछ ईंटों से एक पूरी सभ्यता की खोज तक का ये सफर आखिर तय कैसे हुआ? ये जो एक अचानक हुई खोज थी, ये एक सिस्टमैटिक पुरातात्विक जांच में कैसे बदली? आइए देखते हैं। देखिए, इस अचानक मिली चीज को एक असलियत बनने में ना कई दशक लग गए। सबसे पहले 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की नींव रखी गई। फिर करीब 40 साल बाद 1902 में जॉन मार्शल इसके डायरेक्टर बने और आखिरकार उन्हीं की लीडरशिप में 1921 में दयाराम साहनी ने ऑफिशियली हड़प्पा की खोज करके दुनिया को इस महान सभ्यता के बारे में बताया। इस पूरी खोज के पीछे कह सकते हैं कि 3 बड़े नाम थे। पहले अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। दूसरे जॉन मार्शल, वो डायरेक्टर जिनके अंडर ये सब मुमकिन हुआ। और तीसरे दयाराम साहनी, वो आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने 1921 में इस खोई हुई सभ्यता को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। तो भाई, जब एक पूरी की पूरी नई सभ्यता मिल गई तो सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही था कि इसे कहा क्या जाए। एक ही सभ्यता के इतने अलग अलग नाम क्यों हैं? चलिए इस उलझन को भी सुलझाते हैं। इसके 3 मुख्य नाम हैं और तीनों के पीछे एक सीधा सा लॉजिक है। इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सबूत हड़प्पा नाम की जगह पर मिले थे। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसका ज्यादातर विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था। और तीसरा नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांसा यानी कि ब्रॉन्ज बनाने की टेक्नोलॉजी सीख ली। अब जरा इस सभ्यता के आकार की बात करते हैं, इसके फैलाव की। ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं था। हम बात कर रहे हैं लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले एक विशाल साम्राज्य की। सच कहूं तो ये उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यताओं को मिलाकर भी उनसे कहीं ज्यादा बड़ा था। मतलब ये सभ्यता आज के कई देशों और राज्यों में फैली हुई थी। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर भारत में गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तक, और भारत के बाहर देखें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक इसका विस्तार था। इसका आकार लगभग एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल जैसा था, जो इसकी एक बहुत ही खास भौगोलिक पहचान है। अब इसे दुनिया के इतिहास के नजरिए से देखते हैं। जिस वक्त हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पर थी, उसी दौर में दुनिया में मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताएं भी फल फूल रही थीं। ये जानना कितना दिलचस्प है कि ये तीनों ही प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक समाजों में से थे। किसी भी पुरानी सभ्यता को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि वहां के लोग आखिर जीते कैसे थे, उनकी निर्वाह रणनीतियां क्या थी। आसान शब्दों में कहें तो वो खाते क्या थे और उस खाने का इंतजाम कैसे करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हड़प्पा के लोगों की खेती करने की तकनीकें बहुत कमाल की थीं। वो सिर्फ गेहूं, जौ और दालें ही नहीं उगाते थे, बल्कि खेतों की सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का भी इस्तेमाल करते थे। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कालीबंगन जैसी जगहों से सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि वो एक ही खेत में एक साथ 2-2 फसलें उगाने की कला जानते थे। ये उनकी खेती की गहरी समझ को दिखाता है। खेती के साथ साथ उनका भोजन जानवरों से भी आता था। वो दूध और मांस के लिए मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर जैसे जानवर पालते थे। इतना ही नहीं, खुदाई में मछली, पक्षियों और कई जंगली जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं।
इससे पता चलता है कि शिकार करना और मछली पकड़ना भी उनके खाने का एक जरूरी हिस्सा था। जरा सोचिए, आज से 4500 साल पहले एक परफेक्ट शहर का डिजाइन कैसा होता होगा। मोहनजोदड़ो सिर्फ कुछ खंडरों का नाम नहीं है, ये एक सोचा समझा, पूरी तरह से प्लान किया हुआ शहरी केंद्र था। तो मोहनजोदड़ो की ये कहानी शुरू होती है आज के पाकिस्तान से। ये एक बहुत बड़ा शहर था, करीब 125 हेक्टेयर में फैला हुआ, और इसे बसाने का तरीका भी बड़ा खास था। ये शहर असल में 2 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ था। शहर का ये बंटवारा बिल्कुल साफ था। एक तरफ था दुर्ग या सिटाडेल, जो छोटा था, ऊंचाई पर बना था और चारों तरफ से दीवारों से घिरा था, और दूसरी तरफ था विशाल निचला शहर, जहां आम लोग रहा करते थे। ये बंटवारा हमें उस समय के समाज के बारे में भी काफी कुछ बताता है। तो सबसे पहले चलते हैं पश्चिमी टीले यानी दुर्ग की तरफ। ऐसा माना जाता है कि यही वो जगह थी जो शहर का एडमिनिस्ट्रेटिव और शायद धार्मिक सत्ता का भी केंद्र रही होगी। अब इस दुर्ग के अंदर था क्या? यहाँ सब कुछ बड़े ग्रैंड स्केल पर था। मजबूत सुरक्षा दीवारें थीं, बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स थीं और एक बहुत बड़ा गोदाम भी था, जिसे हम अन्नागार कहते हैं। लेकिन यहाँ की सबसे मशहूर इमारत थी विशाल स्नानागार। और ये रहा विशाल स्नानागार, उस दौर की इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना। माना जाता है कि ये सिर्फ नहाने के लिए नहीं था, बल्कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक या सामूहिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। जरा इसके साइज पर गौर कीजिए। 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.5 मीटर गहरा। उस जमाने के हिसाब से ये वाकई में एक बहुत बड़ी संरचना थी। और कमाल की बात यह है कि इसके काम करने का तरीका भी उतना ही शानदार था। पास के कुओं से इसमें पानी भरा जाता, उत्तर और दक्षिण दिशा से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां थीं, और इस्तेमाल के बाद गंदे पानी को शहर की मेन ड्रेन में निकाल दिया जाता था। मतलब वाटर मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण। अच्छा, तो दुर्ग की ऊंचाई से अब नीचे उतरते हैं और शहर के उस हिस्से में चलते हैं जहां असल जिंदगी की धड़कन थी, निचला शहर। ये वो जगह थी जो आम लोगों के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड शहरी जीवन का चमत्कार थी। निचले शहर में जो चीज सबसे पहले हैरान करती है वो है यहाँ की सड़कें। ये एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न पर बनी थी, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। और ये सड़कें 4 से लेकर 10 मीटर तक चौड़ी होती थीं, जो पूरे शहर को एक ऑर्गेनाइज्ड और मॉडर्न लुक देती थी। और इससे भी दिलचस्प एक थियोरी है। कई इतिहासकारों का मानना है कि इन सड़कों को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि हवा के चलने से ये अपने आप ही साफ हो जाती थीं। सोचिए, ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम। उस जमाने की कितनी एडवांस्ड एनवायरमेंटल प्लानिंग रही होगी ये। तो चलिए एक घर के अंदर झांक कर देखते हैं कि वो कैसा था। आप दरवाजे से अंदर आते हैं और पहुंचते हैं एक खुले आंगन में, जहां शायद खाना बनता होगा और दिन भर के काम होते होंगे। आंगन के चारों तरफ कमरे बने हैं, और हाँ, हर घर का अपना प्राइवेट ईंटों से बना बाथरूम भी है। प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान था, तभी तो ग्राउंड फ्लोर पर बाहर की तरफ कोई खिड़कियां नहीं थीं। और घरों में मिली सीढ़ियां बताती हैं कि कई घर 2 मंजिला भी हुआ करते थे। लेकिन मोहनजोदड़ो का असली जादू, उसकी सबसे बड़ी पहचान अगर कुछ थी तो वो थी उसकी इंजीनियरिंग। खास तौर पर पानी और कचरे को मैनेज करने का उनका सिस्टम, जो वाकई बेजोड़ था। मोहनजोदड़ो में एक कमाल का पूरे शहर में फैला हुआ ड्रेनेज सिस्टम था। ये ढकी हुई नालियों का एक ऐसा नेटवर्क था जिसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए जिप्सम मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था। और ये सिस्टम हर एक घर को शहर की मेन डिस्पोजल लाइन से जोड़ता था। मतलब सफाई का कितना ध्यान रखा गया था। देखिए, हर घर की नाली गली की मेन नाली से जुड़ती थी। गली की नालियों को ईंटों से ढक दिया जाता था ताकि गंदगी और बदबू ना फैले। बारिश के पानी को निकालने के लिए अलग चैनल्स थे, और घर का कूड़ा कचरा शहर के बाहर बने गड्ढों में फेंका जाता था। और अब पानी की बात करें तो जरा ये नंबर देखिए, 700। जी हाँ, अकेले मोहनजोदारो शहर में लगभग 700 कुएं मिले हैं। एक शहर में 700 कुएं। ये दिखाता है कि साफ पानी हर किसी तक पहुंचे, ये उनके लिए कितना जरूरी था। तो ये सब देखकर आखिर समझ में क्या आता है? मोहनजोदड़ो का ये पूरा खाका, ये पूरा ब्लूप्रिंट हमें उस सभ्यता की सोच के बारे में क्या बताता है? असल में ये हमें शहरी डिजाइन के कुछ ऐसे सबक सिखाता है जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। उनके प्लानिंग के पीछे कुछ बड़े सिद्धांत थे, जैसे कि पब्लिक वेलफेयर, जिसके लिए यात्रियों के लिए सराय बनाई गई,
एनवायरमेंटल हेल्थ, जिसके लिए खाना पकाने की भट्टियों को शहर की सीमा से बाहर रखा गया। लॉ एंड ऑर्डर, जिसके लिए रात में गार्ड्स तैनात होते थे। और एक बेहतरीन सिविक डिजाइन, जिसमें गलियां ऐसी थीं कि हर घर के कोने तक धूप पहुंच सके। और यही वो सवाल है जो इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को दशकों से परेशान किए हुए है। सोचिए, बिना किसी लिखी हुई हिस्ट्री के हम कैसे जान सकते हैं कि वो लोग क्या सोचते थे, किस पर विश्वास करते थे, या उनका समाज कैसा था? जवाब छिपा है उन सुरागों में जो वो अपने पीछे छोड़ गए। जी हाँ, पुरातात्विक जासूस बनकर। क्योंकि जब शब्द खामोश हो जाते हैं तब चीजें बोलना शुरू करती हैं। उनकी छोड़ी हुई हर एक चीज, चाहे वो मिट्टी का कोई टूटा हुआ बर्तन हो, एक मामूली सा औजार या फिर कोई बड़ी सी कब्र, हर चीज एक खामोश गवाह है, एक ऐसा सुराग जो हमें सच के और करीब ले जाता है। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है सबसे पर्सनल सबूतों से कि हड़प्पा के लोग अपने मृतकों के साथ कैसा सलूक करते थे। चलिए देखते हैं कि उनकी कब्रें हमें क्या बताती हैं। और ये फर्क वाकई चौंकाने वाला है। ये हमें बताता है कि जिंदगी की तरह ही मौत में भी हड़प्पा के समाज में एक साफ साफ हायरार्की थी। मतलब एक तरफ आम लोगों के लिए जमीन में खोदे गए मामूली गड्ढे और दूसरी तरफ शायद शासकों या अमीर व्यापारियों के लिए ईंटों से बनी पक्की शानदार कब्रें। ये उनके समाज के ऊंच नीच का पहला ठोस सबूत है। लेकिन बात सिर्फ कब्रों की बनावट की नहीं है। इन कब्रों में सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि उनके साथ मिट्टी के बर्तन, गहने और यहाँ तक कि तांबे के शीशे जैसी चीजें भी मिली हैं। इससे अंदाजा लगता है कि शायद वो लोग पुनर्जन्म या मौत के बाद की जिंदगी में यकीन रखते थे। उन्हें लगता होगा कि दूसरी दुनिया में भी इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो कब्रों से आगे बढ़ते हैं। अब नजर डालते हैं उनके रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर। ये आर्टिफैक्ट्स हमें उनके सोशल स्ट्रक्चर और उनकी स्किल के बारे में और भी बहुत कुछ बताते हैं। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट समाज को समझने के लिए चीजों को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तरफ है रोजमर्रा की चीजें जो पत्थर या मिट्टी जैसी आम चीजों से बनी हैं, लेकिन दूसरी तरफ है लग्जरी आइटम्स जो एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाती हैं। ये सोने या फायोन्स से बनती थीं। फायोन्स मतलब एक बहुत ही रेयर चमकीली मिट्टी जिसे बनाना बड़ा मुश्किल था। तो ये चीजें सिर्फ गहने नहीं थी, ये तो दौलत और रुतबे का साफ साफ सिंबल थी। और इन लग्जरी आइटम्स में कार्नेलियन का एक बहुत ही खास मकाम है। ये सिर्फ एक सुंदर लाल पत्थर नहीं था, ये हड़प्पा की कमाल की कारीगरी, उनके एडवांस क्राफ्टमैनशिप का सबूत था। इन मनकों को बनाने में जो मेहनत और कला लगती थी, वही इन्हें बेशकीमती बनाती थी। सोचिए जरा, ये प्रोसेस कितना मुश्किल रहा होगा। पहले तो कार्नेलियन जैसा सही पत्थर ढूंढो, फिर उसे बड़े ध्यान से काटो और घिसो, उसके बाद उसे चमकाने के लिए पॉलिश करो, और फिर आता था सबसे मुश्किल काम, उस पर एक बारीक सा छेद करना, वो भी बिना तोड़े। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, ये तो कला थी जो हड़प्पा के कारीगरों के सब्र और हुनर को दिखाती है। तो सवाल यह है कि हमें कैसे पता कि ये चीजें बनती कहाँ थी? आर्कियोलॉजिस्ट ऐसी जगहों की पहचान करते हैं जहां कच्चा माल, टूटी फूटी फेंकी हुई चीजें और बनाने वाले औजार मिलते हैं। लोथल और धोलावीरा ऐसे ही बड़े क्राफ्ट सेंटर्स थे। अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। इस लेवल की कारीगरी को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़े इकोनॉमिक नेटवर्क की जरूरत थी। चलिए देखते हैं कि उनकी सप्लाई चेन कितनी कॉम्प्लेक्स थी। जरा इस नेटवर्क के स्केल के बारे में सोचिए। इन क्राफ्ट सेंटर्स को कच्चा माल चाहिए था और ये माल बहुत दूर दूर से आता था। शंख आते थे नागेश्वर और बालाकोट के समुद्री तटों से, कीमती तांबा आता था राजस्थान के खेतरी इलाके से, और नरम सेलखड़ी पत्थर वो आता था राजस्थान और उत्तरी गुजरात से। ये कोई लोकल बाजार नहीं था, ये एक बहुत बड़ी इंटर रीजनल सप्लाई चेन थी जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई थी। अब देखिए, इतने बड़े स्केल पर ट्रेड करने के लिए फेयरनेस बहुत जरूरी है। इसीलिए हड़प्पा के लोगों ने चर्ट नाम के पत्थर से बने स्टैंडर्डाइज्ड बाटों का एक पूरा सिस्टम डेवलप किया था। इन बाटों से ये पक्का होता था कि गहनों और मनकों का व्यापार हर जगह एक जैसा और ईमानदारी से हो। और इस पूरे ट्रेड नेटवर्क की सबसे जरूरी चीज थी हड़प्पा की मोहरें, यानी सील्स। ये सिर्फ सुंदर नक्काशी वाली चीजें नहीं थीं, ये आज के जमाने के कंपनी लोगो और टैंपर प्रूफ सील का कॉम्बो थी। मतलब ये एक आइडेंटिटी कार्ड भी थी और एक सिक्योरिटी लॉग भी। इनसे पता चलता था कि सामान किसने भेजा है, और ये भी पक्का होता था कि वो सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचे। और इसे इस्तेमाल करने का तरीका जितना सिंपल था, उतना ही ब्रिलियंट भी था।
देखिए, पहले सामान के थैले को रस्सी से बांधा जाता था, फिर गांठ के ऊपर गीली मिट्टी लगा दी जाती थी और फिर भेजने वाला अपनी यूनिक सील उस मिट्टी पर दबा देता था। जब मिट्टी सूख जाती तो ये एक एम्पर प्रूफ सील बन जाती थी। अगर खरीदने वाले को ये मोहर टूटी भी मिले तो वो फौरन समझ जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है ना? प्राचीन दुनिया की एक जबरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम। और अब हम घूम फिर कर वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था, यानी उनकी भाषा का रहस्य। इतने सारे सुराग मिलने के बाद भी उनकी लिपि आज भी हमारे लिए एक अनक्रैक्ड कोड है, एक अनसुलझी पहेली। उनकी लिपि में करीब 400 यूनिक साइंस मिले हैं और ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल अल्फाबेट में 20 से 30 अक्षर होते हैं। 400 तो बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब यह है कि यह कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जहां शायद हर निशान एक पूरे शब्द या आइडिया को दिखाता था, और यही बात इसे डिकोड करना इतना मुश्किल बना देती है। हाँ, हम इस लिपि के बारे में कुछ चीजें जरूर जानते हैं। एक तो ये कि ये पिक्टोरियल थी, यानी इसमें अक्षर नहीं बल्कि चित्र और सिंबल थे, जैसे मछली या एक सींग वाला जानवर। दूसरा, इसे राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, जो आज की कई भाषाओं से उल्टा है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आज तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया है, और यही इसे हिस्ट्री के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बनाती है। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, जरा सोचिए, अगर हम कभी इस कोड को तोड़ पाए तो हड़प्पा के लोग हमें अपनी कौन सी कहानियां सुनाएंगे? हमें उनके राजाओं के बारे में क्या पता चलेगा? उनके देवी देवताओं के बारे में, उनकी रोज की जिंदगी, उनके संघर्ष, उनकी खुशियों के बारे में? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अपने खुलने का इंतजार कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी इस पड़ताल का रास्ता क्या होगा। सबसे पहले हम एक प्राचीन शहरी पहेली को देखेंगे, फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि सत्ता किसके हाथ में थी। इसके बाद मोहरों और पत्थरों में छिपे उनके विश्वासों को समझेंगे, फिर उस महान विलुप्ति की कहानी जानेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि इस खोई हुई दुनिया को दोबारा कैसे खोजा गया। तो सबसे पहला पड़ाव, एक प्राचीन शहरी पहेली। जरा कल्पना कीजिए, आज से करीब 5000 साल पहले का एक शहर जिसमें एकदम सीधी सड़कें हैं, बेहतरीन नालियों का सिस्टम है, यहाँ तक कि 2-2 मंजिला घर भी हैं। नहीं, ये कोई मामूली बस्ती नहीं थी, ये कांस्य युग का एक पूरा महानगर था। सवाल ये है कि इसके अंदर कौन कौन से राज दफन हैं। चलिए पता लगाते हैं। अब देखिए, जब कोई सभ्यता इतनी बड़ी हो, इतनी व्यवस्थित हो, तो एक सवाल तो मन में आता ही है कि भाई इसे चला कौन रहा था, कौन था इंचार्ज? कोई राजा था या कोई समिति थी या फिर कुछ और ही व्यवस्था थी? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। क्यों? क्योंकि ना कोई आलीशान महल मिला, ना किसी राजा की कब्र, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे पता चले कि सत्ता किसके हाथ में थी। और इसी एक सवाल ने हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प थ्योरीज तक पहुंचाया है। और देखिए, यहीं पर यह कहानी और भी मजेदार हो जाती है, क्योंकि इस सवाल पर कोई एक राय नहीं है। हमारे पास 3 मुख्य थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि हाँ, एक शासक वर्ग था। दूसरी थ्योरी के मुताबिक कोई एक राजा नहीं था, बल्कि हर बड़े शहर का अपना अपना रूलर था। और तीसरी थ्योरी, जो कि सबसे हैरान करने वाली है, वो ये है कि ये पूरा का पूरा इलाका एक ही राज्य था, जिसे एक सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती थी। और पता है, इस तीसरी थ्योरी के पक्ष में जो सबूत हैं वो काफी जबरदस्त हैं। जरा सोचिए, सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे शहरों में भी ईंटों का साइज बिल्कुल एक जैसा, घरों की बनावट एक जैसी, यहाँ तक के वजन तौलने वाले बाट भी एक जैसे। ये कमाल की यूनिफॉर्मिटी, ये कमाल की समानता इस तरफ इशारा करती है कि हाँ, कोई तो सेंट्रल पावर थी जो ये सब कंट्रोल कर रही थी। चलिए अब शासन की पहेली से आगे बढ़ते हैं और उनके विश्वास की दुनिया में झांकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी कलाकृतियां हमें उनके आध्यात्मिक जीवन की एक छोटी सी झलक तो देती ही है। आखिर वो मानते किसमें थे? उनकी दुनिया को कौन सी शक्तियां चलाती थी? यहाँ हमें कई दिलचस्प सुराग मिलते हैं। ऐसा लगता है कि वो प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे कि पेड़, पौधे और जानवर। उनकी मोहरों पर कई तरह के अनुष्ठानिक दृश्य बने हुए हैं। हमें एक गहनों से सजी मूर्ति मिली है जिसे मातृ देवी कहा जाता है, जो शायद उर्वरता की देवी रही हों। और हाँ, वो जो बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं, वो सिर्फ नहाने के लिए नहीं थे, वो शायद बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र हुआ करते थे। और अब जरा इस मुहर को देखिए। ये छोटी सी चीज एक बहुत बड़ी कहानी कहती है। योग की मुद्रा में बैठे ये व्यक्ति, जिनके चारों ओर जानवर हैं,
इन्हें अक्सर आद्य शिव या पशुपति का सबसे पुराना रूप माना जाता है। ये हमें हजारों साल बाद के हिंदू धर्म से एक बहुत ही गहरा और संभावित कनेक्शन दिखाता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। खुदाई में मिले इन चिकने अंडाकार पत्थरों को भी कई आर्कियोलॉजिस्ट शिवलिंग का ही शुरुआती रूप मानते हैं। ये सब मिलकर एक बड़ी ही रोमांचक तस्वीर बनाते हैं कि हड़प्पा के विश्वासों की जड़ें कितनी गहरी थीं और कैसे वो आज भी हमारी संस्कृति में कहीं न कहीं जिंदा हैं। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की कहानी का अंत एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक इतनी महान, इतनी उन्नत सभ्यता आखिर रातों रात गायब कैसे हो गई? तो पहला शक जाता है एक प्राकृतिक आपदा पर। क्या एक जबरदस्त भूकंप ने सब कुछ तबाह कर दिया? या फिर वजह कुछ और थी? क्या जीवन देने वाली सिंधु नदी ने ही अपना रास्ता बदल लिया और इस सभ्यता को वीरान छोड़ दिया? और एक थ्योरी ये भी है कि किसी बाहरी ताकत ने इस महान सभ्यता पर हमला करके इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो हमारे पास संदिग्धों की एक पूरी लिस्ट है। भूकंप, नदी का रास्ता बदलना, क्लाइमेट चेंज, जंगलों की कटाई और हाँ, एक विवादास्पद थ्योरी, आर्यों का आक्रमण। लेकिन आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि शायद कोई एक वजह नहीं थी। शायद ये इन सभी वजहों का एक मिला जुला घातक असर था जिसने इस महान सभ्यता को घुटनों पर ला दिया। हजारों साल ये पूरी की पूरी सभ्यता बस जमीन के नीचे दबी रही, गुमनामी के अंधेरे में। फिर 19वीं और 20वीं सदी में शुरू हुई से दोबारा खोजने की कहानी, और ये कहानी भी गलतियों और गलतफहमियों से भरी हुई थी। और इस कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ है, कनिंघम का भ्रम। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, उनके हाथ में हड़प्पा की मुहरें लगी, लेकिन वो उनकी असली उम्र और उनके महत्व को पहचानने से चूक गए। और ये एक ऐसी गलती थी जिसने इस सभ्यता की खोज को दशकों पीछे धकेल दिया। तो आखिर कनिंघम से चूक कहाँ हुई? देखिए, सबसे पहले तो वो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि भारतीय सभ्यता इतनी पुरानी हो सकती है। उन्होंने उन मोहरों को कुछ खास महत्व नहीं दिया और उन्हें बाद के समय का मान लिया। और सबसे बड़ी गलती, वो सिर्फ लिखित सबूतों पर भरोसा कर रहे थे। ये भूल कर के इतिहास तो पत्थरों और ईंटों में भी लिखा होता है। उनकी ये चूक हमें सिखाती है कि कैसे कभी-कभी हमारी अपनी धारणाएं ही हमें सच देखने से रोक देती हैं। लेकिन खैर, सच ज्यादा दिन छिपता नहीं है। दशकों की रिसर्च के बाद आज हम सच जानते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी का ये निष्कर्ष साफ साफ कहता है, हड़प्पा सभ्यता एक अत्यधिक संगठित, तकनीकी रूप से उन्नत और भौगोलिक रूप से विस्तृत कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब इन्होंने सिर्फ शहर नहीं बनाए, इन्होंने दक्षिण एशिया की पूरी शहरी संस्कृति की नींव रखी। कनिंघम के भ्रम का इससे बेहतर जवाब और क्या हो सकता है? हमने कई पहेलियां सुलझाईं, लेकिन एक राज, एक बहुत बड़ा राज आज भी बाकी है, और वो है उनकी लिपि, उनकी भाषा। इन मोहरों और बर्तनों पर लिखे ये शब्द आज भी खामोश हैं। जरा सोचिए, जिस दिन हम इस लिपि को पढ़ पाएंगे, ये सभ्यता अपने बारे में और कौन कौन से गहरे राज खोलेगी। शायद तब हमें पता चलेगा कि वो खुद को क्या बुलाते थे, उनके राजाओं के नाम क्या थे, और आखिर वो गायब क्यों हो गए। और इसी सवाल के साथ हम आज के इस सफर के अंत पर पहुंचते हैं। जिस स्रोत सामग्री के आधार पर हमने ये सब जाना, उसका एक अंतिम संदेश भी है। अगर हड़प्पा सभ्यता पर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वे ई-पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का अनुरोध करते हैं। हो सकता है कि एक शेयर किसी और छात्र की पढ़ाई को आसान बना दे। इस सफर में साथ रहने के लिए धन्यवाद।